मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के दुबखरा में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कर्नल केसी मिश्र सर हैं। इनसे बात करेंगे। और हमारे पीछे जो आम का पेड़ देख रहे हैं, एक पेड़ है लेकिन इसमें से 12 तरीके के आम के फल होते हैं। उसके बारे में जानकारी लेंगे, कैसे इसका पौधारोपण कब हुआ, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ और कैसे इसमें 12 तरीके के कौन कौन से फल होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपके चैनल को मेरी शुभकामनाएं हैं। इस पेड़ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये करीब 9 साल पुराना पौधा है और यही अपने जो बस्ती के ही नर्सरी से लाया हुआ एक आम्रपाली का पौधा था। प्रकृति का अच्छा अनूठा अनुभव हुआ। इसमें 3 ब्रांचेज निकली और जिनको मैंने प्रूनिंग नहीं की, क्योंकि किसी भी पेड़ को डेवलप करने के लिए पहले उसकी कैनोपी बनाई जाती है। तो वो कैनोपी बनाने के लिए जो नीचे से सूट्स को काट करके कम से कम 4 फुट तक इसको पौधा बनाया जाता है, लेकिन मैंने उसको इस तरीके से नहीं किया। मन में कुछ भावना आई और तीनों डालियों को रहने दिया। और फिर आगे चल करके कुछ साल के बाद में जब ये थोड़ा पौधा हरा भरा होने लगा तो मन में एक आया कि क्यों न मल्टीपल ग्राफ्टिंग कर करके कई प्रजातियों को एक साथ में संदर्भित किया जाए। और चूंकि यहाँ से रास्ता निकलता है और रास्ते पे आने जाने वालों लोगों की संख्या होती है, तो जो भावनात्मक रूप थी उसमें हमने सोचा कि ये आम्रपाली का पौधा है, तो इसके लिए ये जो पश्चिम तरफ की दिशा में जा रही है, ये आम्रपाली का ओरिजिनल एक ब्रांच छोड़ दी हमने। और दूसरी जो है, सबसे पहले आम आने वाला जो है गौड़जीत आता है और बहुत अच्छी मिठास वाला फल है। तो इस ब्रांच पे मैंने गौड़जीत की ग्राफ्टिंग करी, जो कि बहुत ही समुचित मात्रा में हर साल इररिस्पेक्टिव टू एनी क्लाइमेटिक कंडीशन ये हर साल इसमें फलत आती है। तो एक ये गौड़जीत का हो गया और वो आम्रपाली का हो गया। ये ब्रांच जो मुझे मिली, इसी में मैंने 10 तरीके के पौधों की ग्राफ्टिंग करवाई, जिसमें बहुत ही अच्छे मतलब अच्छी मिठास वाले, अच्छी साइज वाले पौधों का संकलन किया गया है और उनकी जो साइन ले आकर के इसमें ग्राफ्टिंग की गई है। और इनमें अब इस समय पे अगर आप देखेंगे तो मूल भावना ये थी कि सबसे लास्ट में पकने वाला हमारा आम्रपाली होता है और सबसे पहले पकने वाला हमारा गौड़जीत होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से निकले या विजिट करे, तो सबसे पहले पकने वाला आम और आखिर में पकने वाला आम, इस रास्ते से जाने वाले लोगों के लिए हमेशा इस पौधे पे कोई न कोई फल दिखाई दे। और ये बीच में जो 10 प्रजातियों का हमने ग्राफ्टिंग करवाई है, ये सारी की सारी बीच में ही, मतलब जो इनका सीजन होता है उन्हीं में ये इनकी फलत आती है, बढ़ते हैं, पकते हैं और खत्म हो जाते हैं, पर ये आम्रपाली लास्ट तक रहता है। तो ये मनोभावना के साथ किया और प्रकृति ने बड़ा अच्छा साथ दिया। इन पेड़ पौधों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। ग्रोथ इनकी अच्छी हुई है, कैनोपी भी इनकी ठीक बन गई है। और सबसे खुशी की बात है कि हर साल एक आध में हो सकता है कि ना फल आए, नहीं तो 10 से 11 वैरायटीज में हर साल फलत आती है इसमें। ये सबसे सुखद अनुभव है, क्योंकि पेड़ों में भावना और पेड़ों में प्रवृत्ति होती है कि एक साल फल आने के बाद दूसरी साल बीच बीच में गैप कर जाती है। बट अभी तक मुझे जब से इन्होंने फल देना शुरू किया, कोई ऐसा अवसर नहीं आया जिसमें कि इनमें कभी फलत ना आई हो। ये कितने साल से जो है ये फलत आ रही है, जो 12 तरह की आप बता रहे हैं? ये 9 साल के पुराने पौधे हैं। ये 8 से 9 साल के हो चुके हैं इनकी लाइफ, और ये दूसरे साल से ही इन्होंने फलत देनी शुरू कर दी थी। ग्राफ्टेड थे ये पूरे। अगर आपके पूरे बाग की बात करें तो कितने तरह के आम के पौधे हैं और कितनी प्रजातियां इस समय आ रही हैं? सिर्फ आम की अगर बात करें तो इस समय मेरे पास में 42 प्रजातियां हैं। और अगर पूरे मैं अपने कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो मेरे पास में 18 तरीके के अमरूद हैं और 42 तरीके के आम हैं। कैंसर से रिलेटेड, कैंसर को रोकने के लिए और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए फलदार पौधे मेरे पास करीब 10 प्रजातियों के हैं। और इस तरीके से दूसरी जो एक्सोटिक वैरायटी 12मासी आम के जो विशेष बाहर से मंगाए गए हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, बर्मा हो गया, इस तरीके से चीकू की 4 प्रजातियां मेरे पास में, आंवले की 2-3 प्रजातियां हैं, एवोकाडो की हमारे पास में 2 प्रजातियां हैं, चंदन के पौधे हैं। यहाँ पे आपको दूसरे और भी 2-2, 4-4 की संख्या में, जैसे सेब के हमारे पास में 20 पौधे हैं, 3 प्रजातियों के हैं, जो कि बस्ती में पहली बार लगाया था। लोगों की बड़ी भावना कि नहीं, यहाँ फल नहीं आएगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो पौधे 3 साल के हुए हैं, लेकिन इनमें मुझे 5 बार फलत मिल चुकी है। जबकि कहा भी जाता, मैं तो जीवन का एक बहुत बड़ा अंश JNK में गुजारा हूँ, बाग में जाकर के सब कुछ देखा हुआ है, साल में 1 ही बार फलत आती है। प्रकृति का कुछ ऐसा अनूठा यहाँ पे व्यवहार देखा कि हमारे इन पौधों में साल में 2-2 बार फलत आ जाती है। जब मैंने एक्सपर्ट से बात करी तो उनसे पता ही लगा कि दूसरी बार अगर फलत आती है तो आपकी देखभाल का नतीजा है
बट जो गर्मियों में आएगी उसमें फल आपको बहुत छोटे मिल सकते हैं और थोड़े दुख भी हो सकता है क्योंकि गिर जाते हैं ज़्यादातर, तो इनको आप अपने आप ही गिरा दीजिए। पर फिर भी मन नहीं मानता है, थोड़ा जो बच गया, ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि फूल ना आने दिया जाए। तो इस तरीके से कलेक्शन अच्छा है, हज़ारों तरीके के पौधे यहाँ पे मिलेंगे और प्रजातियाँ तो तमाम आप जो भी ढूंढेंगे कहीं न कहीं पे मिलती जाएंगी आपको। तो और खुशी इसलिए होती है कि जो मूल भावना जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ कि हर सीजन में जब भी आए तो इस बगिया में कुछ न कुछ अपने मेहमानों के खाने के लिए, पशु पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए कुछ न कुछ फल जरूर मिलता रहे। इस भावना के तहत अलग अलग जगहों से अलग अलग समय पे फल देने वाले पौधों का कलेक्शन करने की मन में भावना आई और वो करते रह रहे हैं। आपने कैंसर से जुड़े हुए पौधों की बात की, तो जैसे यहाँ पे वाले पौधे हैं, तो कैंसर से जुड़े हुए रोगी या जो एनजीओ उनके लिए काम करते हैं वो लोग संपर्क में हैं आपके? नहीं, मुझे जियो टैगिंग के लिए एक बार संपर्क किया गया था, जिसमें एक लक्ष्मी तरु नाम का एक पौधा है जो कि कैंसर को निदान के लिए काम में आता है। और ये जो पौधा है ये हमने बेंगलोर से मंगवाया हुआ था और इसके लिए जो हमारे पास में जो लोकल हमारे कैंसर पेशेंट से कुछ लोग हमारे पास में आए, इन पत्तियों से इसको पंचगव्य बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पौधा हमारा बहुत अच्छा डेवलप हुआ है और उससे मैंने उनको डालियाँ काट करके उनके उपयोग के लिए दिया। हालांकि वो लोग अपना ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, लेकिन इसका भी सेवन किया। कुछ लोगों से फीडबैक मिला कि हाँ अच्छा प्रभावशाली रहा, लेकिन जीवन को इतनी जल्दी आदमी संतोष नहीं कर पाता कि इसी से मेरा हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर एक दंपति ने जो वेटेरिनरी साइंटिस्ट थे 20 साल तक रिसर्च किया, पैटेंटिंग करवाई। जब उन्होंने अपना पेपर प्रोडक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पैटेंट करने के बाद अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। अभी तक दवाइयाँ मार्केट में नहीं आई हैं, लेकिन ये कैंसर के लिए बहुत ही गुणकारी दवा बनेगी। और जब प्रकृति से इतना आप इतनी अच्छी सेवा में रहे, इतनी लंबी सर्विस रही, हर कहीं भी आप शहर में रह करके जो आधुनिक संसाधन है उस समय काटा जा सकता था, फिर ये गांव में रह करके और इतने अच्छे तरीके से प्रकृति से जुड़ करके, और सबसे बड़ी बात है आपके चेहरे पर इस जुड़ाव का, संतोष का और संतुष्टि का और सेवा का भाव दिख रहा है। तो ये कैसे शुरुआत हुई? विवेक जी, आपका बहुत धन्यवाद इस तरीके के सवाल पूछने के लिए। मेरा बचपन गाँव में ही बीता और खेती बाड़ी से शुरू से लगाव था, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। तो बचपन का जो समय मेरा गुजरा उसमें खेती बाड़ी में कुछ तो अपनी मजबूरियों की वजह से, संसाधनों की कमी की वजह से काम करने की आदत पड़ी। तो एक मेहनत करने का रास्ता बन गया कि खेती से जुड़ाव होता गया और मेहनत करके ही अपना रास्ता अडॉप्ट करना, ऐसी भावना मन में जागृत होती रही। संयोग कर लीजिए, सेना में जाने के बाद में एक अधिकारी के तौर पे पुराने बड़े बैंगलो मिलते हैं हम लोगों को, जिसमें 1 एकड़ की ज़मीन होती है। तो वो जो पहले से भावना कि खेती बाड़ी से हम जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे गार्डनिंग करवाना शुरू कर दिया, अपने लोगों की मदद लेकर के, खुद अपने बच्चों के साथ मिल करके। तो वो हरियाली के साथ जो लगा और जो उसका रिटर्न मिलता है, मन को जो खुशी मिलती है, सारी चीज़ें कहीं न कहीं आप घूम फिर करके आएंगे तो जो भी मनुष्य करता है वो खुशियों के लिए करता है। तो अगर खुशी किसी भी फॉर्म में आपको मिल जाती है, चाहे वो केमिकल रह करके डोपामाइन करिए या सेरोटोनिन अपने अंदर पैदा कीजिए, तो मैंने तो एक रिलेशन बना लिया कि ये डोपामाइन और सेरोटोनिन अगर केमिकली माइंड में आती है तो आदमी को खुशी मिलती है। कौन सी परमानेंट है, कौन सी टेम्पररी है, तो मैं अपनी फसलों से कैसे इसको प्रोड्यूस कर सकता हूँ, वहाँ तक मैंने जाने का प्रयास किया। और वही एक मूल भावना थी कि प्रकृति के साथ, उन पेड़ पौधों के साथ। एक समय तो ऐसा, मैं कहने का संदर्भ तो सिर्फ बताने के लिए आपको कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों को और हमें इन पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया कि मैं वेस्ट बंगाल में कालिम्पोंग में, जो एक स्वर्ग कहा जाता है धरती का, वहाँ पे हमारी पोस्टिंग थी। जब वहाँ से वापस आने लगी तो इतना कलेक्शन हो चुका था कि जब ट्रांसफ़र हम जाते हैं तो अपने सामानों को हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके जाते हैं। मेरा ट्रक का लोड पूरा पेड़ पौधों से भर गया था। फिर मुझे अपने घर के घरेलू सामान लाने के लिए उनमें से कम 30 ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके, किसी को 10 गमले, किसी को करके लोगों को डोनेट करने के बाद में अपने घरेलू सामानों को रखने की मुझे जगह मिल पाई। तो ये लगाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और कहीं न कहीं पे एक मन में भावना थी रिटायरमेंट से पहले कि जीवन में अगर जीना है तो जैविक को बढ़ावा देना है। उस भावना के तहत स्टडीज़ करना शुरू किया और डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ को, मतलब जो लोग साइंटिस्ट थे, चाहे वो जापानी साइंटिस्ट हों या हमारे हिंदुस्तान के जो पद्मश्री अवार्डीज हैं, इन लोगों की लाइफ स्टाइल कई जगहों पे पूछा की जो किताबें हैं इनको ले लेकर पढ़ने के बाद में एक भावना बनी कि हाँ, जैविक को किस तरीके से किया जाए
और वही एक प्रतिरूप है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तमाम सारे एनजीओ से जुड़े लोग, समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़े और खास वर्गों से जुड़े लोग, खास करके बच्चे, स्कूलों के बच्चे आते हैं। किस तरीके से आप उनको एक तो जानकारी और दूसरा आपका प्रयास उनके अंदर संस्कार लाने का क्या कुछ रहता है जब वो 1 घंटे 2 घंटे के लिए यहाँ पे आते हैं, तो बच्चों में कैसे ये चीजें आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, ये बच्चे जो है स्कूलों से लोग अप्रोच करते हैं कि हम सर आपके यहाँ आना चाहते हैं, हमने बड़ा नाम सुना हुआ है और इन बच्चों को कुछ अपेक्षा होती है। जो भी बच्चे आते हैं, पहली बात तो यहाँ पे 40 से 50 बच्चों को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था है। बच्चों का व्यवहार आप जानते हैं कि मतलब वो परिवर्तन चाहते हैं, कुछ न कुछ नया देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा उनको कंफर्ट करना, उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें जो हमारे जैविक तरीके से हैं, उनके लिए उनकी तैयारी करवा लेता हूँ मैं, जब मुझे इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाती है, जिससे उनका एक अटेंशन बना रहे कि यहाँ पे ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी। और उनसे संवाद शुरू करने से पहले कि किस नीयत से आप आए हैं, क्या सीखना चाहते हो। तो अगर वो प्रकृति के साथ में अपना संबंध बनाना चाहते हैं तो उस रूप से उनको चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि इसका क्या फ़ायदा है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। और कभी कभी उन बच्चों से एक क्विज कंपटीशन दिलवा दिया जाता है, एक छोटी सी ब्रीफिंग हमारे पास में वीडियो क्लिपिंग्स में उनको दिखाने के बाद में, और उनसे एक कंपटीशन करवा दिया जाता है कि जो भी बच्चा इस वातावरण में टहल करके 10 मिनट का टाइम आपको है, आप 5 चीज़ों का ऐसे ऐसे सब्जेक्ट दे देते हैं, इनका नाम लिख करके और उनकी चल करके दिखा अगर सकेंगे तो आपको एक पारितोषिक दिया जाएगा। तो ये उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करता है। जब वो देख के आने के बाद में, घूम के आने के बाद में बैठते हैं, तब उनको एक लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाती है। शिक्षा तो आप जिस माध्यम में ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आपका जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन में खुशियाँ कैसे मिल सकती हैं, और ये क्या चीज़ हमारा वातावरण, पर्यावरण किस तरीके से संतुलित रह सकता है, आज की जो परेशानियां हैं उनके बारे में उनसे डिस्कस करता हूँ और बीच बीच में इंटरेक्ट करता रहूँ, जिसमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। बच्चे भी जवाब देते हैं और अपने क्वेश्चंस को हमारे से पूछते हैं। तो ये थोड़े समय का, चूंकि मनोभावना बहुत देर तक लेक्चर सुनने की बच्चों में नहीं होती है, तो बीच बीच में उनको कहानियों के माध्यम से जो रियल स्टोरी है जीवन की, जो इससे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ऐसे कुछ मेरे पास में हैं, उनसे उनके वार्तालाप के संबंध बनाते हैं। और लास्ट में जो कुछ भी उपलब्ध है उनको एक फ्री छूट दी जाती है कि अमरूद में फल आए हुए हैं, तुम बाग में जाकर के जो जितना चाहे खा लो, जितना चाहे तोड़ लो, या ये चीज़ें आम तैयार है, पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना, अगर आप चाहो तो मैंने निकाल के रखे हो, यहाँ से खा सकते हो, अपने हाथ से तोड़ना जाता है। तो एक फ्रीडम दिया जाता है जिसका बहुत ही एंजॉय करते हैं, और ये देख करके इतना सुखद अनुभव होता है। जीवन में इसको मैं बेच करके अगर लाखों रुपए कमा लूँ तो वो खुशी नहीं दे सकता है जो उन बच्चों के चेहरों पे देख करके, उन टीचर्स के चेहरों पे जिनके पास में बैग नहीं है, अपने जो कपड़ों में, आंचल में इकट्ठा करके सब लेते हैं। कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ है जिसने शायद जिंदगी में कभी देख करके ये टीचर है, ये शिक्षक है, बच्चे पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। तो अपने लोगों को बोल करके भाई किसी को चोट ना लगने पाए, किसी को रोकना नहीं, किसी को टोकना नहीं, इनको चोट नहीं लगनी चाहिए। तो खुशी का जो आदान प्रदान होता है, लास्ट में फिर हम 5 मिनट के लिए इंटरेक्ट करते हैं, तो लोग क्या लेके जा रहे हो यहाँ से, और 2-4 बच्चे जो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करके कि आप यहाँ से आए हैं तो कुछ सीख के जाए अपने जीवन के बारे में, इससे इतर जो आपको पढ़ाई कराई जाती है। तो एक अच्छा अनुभव और एक अच्छा, और लगातार मेरे पास में अभी डिमांड स्कूलों से आती रहती है कि सर बच्चे आना चाहते हैं, बच्चे आना चाहते हैं। दे आर ऑलवेज वेलकम, लेकिन थोड़ा सा अपना एंगेजमेंट को देखते हुए जब मैं यहाँ पे रहता हूँ तो उनके हिसाब से जो चीज़ें होती है मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। एक आखिरी सवाल सर, आप इतनी अनुशासित सेवा में रहे हैं, तो नई पीढ़ी के लिए एक तो अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है, दूसरा तनाव प्रबंधन, क्योंकि स्थिति ये है कि छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, और अभिभावक की स्थिति यह है कि जो खुद नहीं जीवन में कर पाया वो अपने बच्चों से चाहता है, अच्छी बात है ये, लेकिन बच्चों के सामने चुनौती ये है कि बहुत चीजें उनको समय से पहले उनके ऊपर थोप दी जा रही हैं। तो ये तो अभिभावकों से निवेदन, दूसरा तनाव प्रबंधन, और तीसरा अनुशासित रहने से, विनम्र रहने से आपका जीवन कितना सकारात्मक हो, ये 3 बिंदुओं पे आपका विचार जाएंगे। ये भी एक बहुत ही मतलब अहम पहलू है जीवन का। मैं यूथ फॉर नेशन एक संस्था जो इंटरनेशनल संस्था उससे जुड़ा हुआ हूँ, और ईस्टर्न यूपी के चैप्टर का मैं लीड कर रहा हूँ। युवाओं का देश के प्रति क्या रोल होना चाहिए, ये इस तरीके के लेक्चर डिग्री कॉलेजेस से लेकर डाउन तक यानी इंटरमीडिएट तक ही जा सकती हैं। तो मेरे कॉलेजेस में लेक्चर ऑर्गेनाइज होते होते कहीं कहीं जगहों पे मैं खुद भी उनको कहता हूँ भाई आप अपने बच्चों के प्रबंधन के लिए एक हमारी संस्था को इन्वाइट कीजिए।
जब हम वहां पे जाते हैं तो जितने सवाल आपके थे, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन की जाती है, इसके ऊपर एक पोर्शन होता है लेक्चर में। आपका करियर कैसे सिक्योर हो सकता है, आप एक सफल नागरिक कैसे बन सकते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य देश के प्रति क्या होना चाहिए, कैसे आप अपना योगदान दे सकते हैं, और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, उन चीज़ों के बारे में एक ऐसे अपने आसपास के रहने वाले जो एक ऐसे वीर योद्धा या सेनानी या विश्लेषक या कुछ ऐसे व्यक्तित्व को जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, हेडिंग के साथ साथ में एक इतिहास जो हमसे छुपाया गया, इस कॉलम के अंडर में एक रियल स्टोरी का बखान भी होता है। हमारी एक टीम है 6-7 लोगों की, क्योंकि बच्चों की मनोभावना 15-20 मिनट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनने की नहीं होती, तो हम सब लोग परिवर्तित करके इन विषयों के ऊपर उनसे बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनसे सवाल जवाब भी करते हैं, और ये कोशिश ये करते हैं कि एक इंसान अपने जीवन में सफल बन सके, एक डिसिप्लिन पर्सन बन सके, अपने करियर को भी ऊंचाइयों पर ले जाए, लेकिन देश के प्रति उसकी जवाबदारी जरूर बने। और उनमें कहीं न कहीं संस्कारों का तड़का भी बीच बीच में देते रहते हैं कि माँ बाप के साथ में मिल करके रहने से क्या कैसे सफलता मिलती है और किस तरीके से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी कहानियों के माध्यम से उन बच्चों को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ भी जाने का अवसर मिला है वहाँ से बार बार ये लोगों का भावनात्मक आती है, सर कभी एक और हमारे यहाँ कंडक्ट कीजिए, और बच्चे बहुत खुश हैं। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि कहते हैं कि सर हमारे बच्चे खुद हमारे पास में आके कहते हैं कि अगर चीफ गेस्ट बुलाना है तो कर्नल साहब को बुलवाइए। ये सुन करके बड़ा अच्छा सा लगता है। हालांकि मेरे अंदर उतने गुण तो नहीं है, मैं नहीं समझता है कि, लेकिन उनके कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव है ये बड़ा अच्छा अनुभव देता है, और चेहरे पे अपने भी खुशी आती है, साथ साथ में उनको भी कुछ देने का मन होता है। और हमेशा जब भी ऐसे एटमॉस्फेयर में जाना होता है कुछ न कुछ परिवर्तित फॉर्म में जाना होता है। एक ही चीज़ अच्छे बनो, ये करो ये करो, ये ऐसे करने से कोई बद सुधरता नहीं है। एक फ्रीडम देने के लिए मैं गार्जियंस को भी, जब ऐसे ओकेजन्स पे जाना होता है, जब कोई एनुअल फंक्शन है तो उनके गार्जियंस भी आते हैं, तो उनसे एक अपील जरूर करता हूँ कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसमें आप उसको इनकरेज कीजिए, उसकी संभावनाओं को दीजिए, उसको एक मौका दीजिए कि वो तलाश करे खुद कि इस फील्ड में जाके वो क्या कहाँ तक पहुँच पाएगा। और अगर वो नहीं समझ पाता तो कुछ अपनी तरफ से रिसर्च करके उसको बताइए कि इस फील्ड में जाने के लिए तुम्हें इन चीज़ों की, ये QR की जरूरत है। अगर वो दृढ़ प्रतिज्ञा है तो उस फील्ड में जाने दीजिए, हमेशा सक्सेसफुल होगा। और मैं फिर अपने परिवार की बात बताता हूँ। हमारी सारी बच्चियों ने जिन फील्ड में जाने की, बच्चों ने जो फील्ड में जाने की कोशिश की उसी फील्ड में गया, और दे आर वेरी सक्सेसफुल। और मैं बहुत प्राउड के साथ में कहता हूँ कि जो जीवन में मैंने नहीं पाया, मेरे बच्चों ने उससे आगे बढ़ पाया। तो हमने बात की, लंबी बातचीत की कर्नल केसी मिश्र जी से, और इन्होंने जैविक खेती को लेकर, पर्यावरण को लेकर और तमाम सारे जीवन के अहम मुद्दों को लेकर बहुत खुलकर बातचीत की, अपने सुझाव दिए। और हम सब की ये उम्मीद है कि इस तरीके से जो भी चीजें सीखने को, समझने को मिली, उससे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा। कैमरा पर्सन हरि के साथ बस्ती से PTC लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।